गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे डेविएशन फॉर्म ऑफ मेंडल्स लॉ। यहाँ पे मेंडलवाद के विचलन के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। हमने जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता देखा था, सहप्रभाविता देखा था, और इसके बाद में हमने मल्टीपल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। कुछ इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है जिन पर मेंडलवाद लागू नहीं होता है, उनके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि अगला टॉपिक लेते हैं यहाँ पे लेथल जीन। लेथल जीन जिन्हें बोलते हैं घातक जीन। अब यहाँ पे लेथल जीन से तात्पर्य होता है कि जीवों में कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो लक्षण प्रकट करने के साथ साथ उनकी जीवन क्षमता को भी नष्ट करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी जीव के अंदर पाए जाने वाले ऐसे जीन जो उस जीव की मृत्यु का कारण हो सकते हैं, ऐसे जीन को हम क्या कह सकते हैं? लेथल जीन कह सकते हैं। कौन से जीन कह सकते हैं? लेथल जीन। ठीक है। और इन लेथल जीन्स के बारे में सबसे पहले पता लगाया था क्यूनोट नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहले इन जीन्स के बारे में पता लगाया था। कब पता लगाया था? सन 1905 में इन जीन्स के बारे में पता लगाया था। अब आगे की बात है कि जो लेथल जीन है, ठीक है, वो किस प्रकार से जीव की जीवन क्षमता को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्यूनोट नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था। इन्होंने जो माउस था, उस माउस के अंदर देखा था कि माउस के अंदर हमेशा 2:1 के रूप में ही संतति प्राप्त होती थी, कभी भी 3:1 के रूप में संततियां प्राप्त नहीं हुई थी। इसका रीजन जानने के लिए इन्होंने जब विषम युग्मजी जो पीले रंग के चूहे थे उनके मध्य क्रॉस करवाया, तो हमेशा इनको जो संततियां प्राप्त होती थी वो किस रूप में प्राप्त होती थी? 2:1 के रूप में ही प्राप्त होती थी। अर्थात कह सकते हैं कि मेंडलवाद के अनुसार क्या होना चाहिए? 3:1 के रूप में F1 जनरेशन में संततियां प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि जो चूहे थे, चूहों के अंदर जो स्किन कलर, जो त्वचा का रंग उत्पन्न करने वाली जो जीन थी, वो कौन सी जीन थी? वाई जीन। अर्थात चूहों के अंदर जो येलो कलर प्रदर्शित करती है वो कौन सी जीन है? वाई जीन। और मान लीजिए कि ये वाई जीन क्या है कि अगर प्रभावी अवस्था में होती है किसी संतति के अंदर, जो ये पीला रंग उत्पन्न करने वाली जो जीन होती है, ये मान लीजिए प्रभावी अवस्था में मौजूद हो, तो ऐसी अवस्था, ऐसे जीन्स वाले चूहे कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि क्यूनोट ने ये साबित कब किया? जब इन्होंने देखा कि चूहों में त्वचा के रंग के बारे में प्रयोग किया। और इन्होंने क्या प्रयोग किया कि इन्होंने जब पीले त्वचा वाले चूहों के मध्य संकरण करवाया, तो हमेशा जो संततियां प्राप्त होती थी वो 2:1 के रूप में ही प्राप्त होती थी, जबकि मेंडलवाद के अनुसार हमेशा 3:1 के रूप में संततियां प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सका। ऐसा क्यों नहीं हो सका? क्योंकि यहाँ पे जो होमोजाइगस, जो डोमिनेट जीन्स वाले जो चूहे हैं, वो कभी उत्पन्न ही नहीं होते, ये भ्रूणावस्था में ही मर जाते हैं। तभी तो आप नेचुरली देखते हो कि अपने आसपास में कभी भी आपको पीली त्वचा वाले चूहे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूहों में जो त्वचा का रंग उत्पन्न करने वाली जो वाई जीन होती है, ठीक है, ये इसके लिए क्या होती है? लेथल जीन होती है। क्या होती है? लेथल जीन। यहाँ पे ये जो वाई जीन है जो क्या करती है? चूहों के अंदर, चूहों में त्वचा रंग उत्पन्न करती है, और ये कौन सा? अर्थात पीला रंग उत्पन्न करती है। ठीक है। और यही जीन मान लीजिए अप्रभावी अवस्था में हो, यही जीन कौन सी अवस्था में? अप्रभावी अवस्था में हो,
तब चूहों में कौन सा रंग उत्पन्न होता है, यहाँ पे भूरा रंग उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है, भूरा। अर्थात कह सकते हैं कि आपकी जो ये जीन होती है, जो चूहों में पीला रंग उत्पन्न करने वाली, त्वचा का पीला रंग उत्पन्न करने वाली जीन है, ये मान लीजिए कि कौन सी अवस्था में रहती है, अप्रभावी अवस्था में रहती है, तब ये हमेशा कौन सा रंग उत्पन्न करेगी, ये ब्राउन कलर उत्पन्न करती है। अर्थात जो चूहे होते हैं, चूहे की त्वचा का रंग भूरा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस संकरण को किस प्रकार से इन्होंने समझाया था उसके बारे में देखो। तो कुल मिलाकर के ये बात क्लियरली समझ लो कि लेथल जीन ऐसे जीन्स जो क्या करते हैं, जीवों में लक्षण उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी जीवन क्षमता को प्रभावित करते हैं या फिर जीवों के लिए मृत्यु का कारण होते हैं, उन जीन्स को हम क्या कहते हैं, लेथल जीन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्यूनोट नामक वैज्ञानिक ने जब चूहों के अंदर प्रयोग किया तब इन्होंने बताया था। क्यूनोट ने कब किया था, 1905 में किया था। और क्या किया था कि इन्होंने जो चूहों में त्वचा, जो पीली त्वचा वाले चूहे, इनके मध्य जब परस्पर संकरण करवाया तो इन्होंने पाया कि हमेशा संततियां 2:1 के रूप में ही प्राप्त होती है, जबकि मेंडलवाद के अनुसार 3:1 के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। किस प्रकार से, इधर देखो, तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपके पास में जो हेटेरोजाइगस यानी होमोजाइगस अवस्था में नहीं है, यहाँ पे ये विषम युग्मजीय अवस्था में जो चूहे थे इनके मध्य संकरण करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो पहले गैमेट में प्रभावी डोमिनेट फैक्टर और दूसरे में जो आएगा वो रिसेसिव फैक्टर। इसी प्रकार से दूसरे जनक से भी दो प्रकार के गैमेट फॉर्मेशन होगा, पहले वाले में डोमिनेट, दूसरे वाले में रिसेसिव। ठीक है, अब इनके मध्य जब संकरण करवाते हैं, ठीक है, तो किस प्रकार की संततियां प्राप्त होती है उसके बारे में देखो। अब यहाँ पे देखो कि जब मान लीजिए इस एक जनक को हमने नर माना, दूसरे को मादा, एक जनक के जो एक युग्मक है मादा के दोनों युग्मकों के साथ में क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पे पहली संतति होगी, उसमें दोनों होमोजाइगस अवस्था में जीन उपस्थित होगी और दोनों क्या है, डोमिनेट जीन है। ठीक है, तो इस प्रकार के चूहे कभी प्रकृति में उत्पन्न नहीं होते, अर्थात ये भ्रूण अवस्था में ही मर जाते हैं। दूसरी प्रकार की जो संतति होगी उसमें विषम युग्मजीय हेटेरोजाइगस अवस्था में जीन पाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे थर्ड में भी हेटेरोजाइगस और जो लास्ट वाली है उसमें आपकी जो रिसेसिव होती है वो होमोजाइगस अवस्था में होती है। इस प्रकार से आपकी प्रकृति में जो पीली त्वचा वाले चूहे होते हैं, ठीक है, वो उत्पन्न नहीं होते हैं और यहाँ पे 2 अनुपात अर्थात 2:1 के रूप में क्या प्राप्त होती है, संतति प्राप्त होती है। 1 अनुपात में ब्राउन स्किन वाले जो रेड माउस है और 2 अनुपात में जो विषम युग्मजीय त्वचा, विषम युग्मजीय पीली त्वचा वाले चूहे हमारी प्रकृति में बने रहते हैं। बाकी जो शुद्ध रूप से होमोजाइगस जो पीली त्वचा वाले चूहे होते हैं वो कभी प्रकृति में उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, इससे ये तात्पर्य हो गया कि लेथल जीन क्या करती है, यहाँ पे ये जो जीन है, यहाँ पे जो वाई जीन है जो चूहों में पीला, चूहों की त्वचा का पीला रंग उत्पन्न करती है, ये क्या करती है, इनमें लक्षण उत्पन्न करने के साथ साथ इनकी जीवन क्षमता के लिए भी घातक होती है, अर्थात ये चूहों की मृत्यु का कारण भी होती है। इसी कारण इस वाई जीन को हम क्या कह सकते हैं, लेथल जीन कह सकते हैं। कौन सी जीन कह सकते हैं, लेथल जीन, और इस घटना को हम घातकता कहते हैं। दैट्स क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया लेथल जीन के बारे में। इसके अलावा अगला जो टॉपिक लेके चलते हैं वो आता है पॉलीजीन। यहाँ पे बात करते हैं पॉलीजीन के बारे में। देखो पॉलीजीन का मतलब होता है
कि जब मान लीजिए कि किसी एक लक्षण को या एक विशेषक को एक से अधिक जीनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जब किसी एक लक्षण को एक से अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? बहुजीनी कहलाती है। और इस प्रकार की जो बहुजीनी घटना होती है, ठीक है, उसे हम मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? मात्रात्मक वंशागति। यहाँ पे जो आपकी पॉलीजीन वाली घटना होती है उसे हम मात्रात्मक वंशागति भी कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात सामान्यतः क्या होता है, देखो नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जो एक लक्षण होता है, ठीक है, उसके लिए एक जीन होता है, एक लक्षण के लिए एक जीन होता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ते हैं कि अपनी प्रकृति में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं, ठीक है, वहाँ पर एक लक्षण के लिए क्या होता है? अनेक जीन होते हैं। एक लक्षण के लिए अनेक जीन होते हैं, अर्थात एक से अधिक जीन होते हैं। तो कह सकते हैं कि जब एक लक्षण को अनेकों जीनों द्वारा, ये एक से अधिक जीनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है, उस घटना को हम पॉलीजीन कहते हैं या फिर मात्रात्मक वंशागति कहते हैं, ठीक है। ये घटना पॉलीजीन या मात्रात्मक वंशागति कहलाती है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे कि बात करते हैं कि अपनी बात कर लेते हैं, अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो स्किन कलर होता है, ह्यूमन स्किन कलर, देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है, अर्थात मानव की जो त्वचा का रंग है वो एक पॉलीजीनी का उदाहरण है या मात्रात्मक वंशागति का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अंदर जो स्किन कलर है, ठीक है, वो एक से अधिक जीनों के द्वारा प्रदर्शित होता है। कैसे है कि अपनी स्किन में जो वर्णक पाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा वर्णक होता है? मेलेनिन वर्णक। अपनी त्वचा का रंग उत्पन्न करने वाला वर्णक कौन सा होता है? मेलेनिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेलेनिन वर्णक है, इस वर्णक का जो संश्लेषण करने वाली जो जीन होती है वो कोई एक जीन ना हो करके एक से अधिक जीन, जैसे 2 जीन है, 3 जीन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेलेनिन वर्णक है इसका संश्लेषण करने वाली जो एक से अधिक जीनें होती है, ठीक है, वो क्या करती है? यहाँ पे मेलेनिन का संश्लेषण करती है, ठीक है। और यहाँ पे मेलेनिन का संश्लेषण होता है तभी मानव में क्या होता है? त्वचा रंग बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जिस व्यक्ति में मेलेनिन वर्णक, ठीक है ना, जिस व्यक्ति में मेलेनिन वर्णक अधिक मात्रा में संश्लेषित होता है, ठीक है, वो व्यक्ति में क्या होता है कि उन व्यक्तियों का रंग कैसा होता है? गहरा होता है, ठीक है, अर्थात ऐसे लोग काले होते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए कि जिनमें ये मेलेनिन वर्णक संश्लेषित नहीं होता है, ठीक है, वो व्यक्ति कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं। कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि दोनों, जब मान लीजिए मेलेनिन वर्णक की मात्रा क्या होती है? मीडियम होती है, ठीक है, तब आपके मीडियम मुलेटो प्रकार के व्यक्ति बनते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बात है कि जो ये मेलेनिन वर्णक संश्लेषण करने वाली जीन होती है, ये मान लीजिए कि 2 जीनों के द्वारा इस वर्णक का संश्लेषण होता है। और ये दोनों जीनें क्या होती है? जब मान लीजिए कि प्रभावी अवस्था में होती है, ठीक है, तब पूर्ण रूप से मेलेनिन वर्णक का संश्लेषण करती है, अधिक मात्रा में मेलेनिन वर्णक का संश्लेषण करती है। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? काले रंग के होते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए कि जब ये दोनों जीन क्या होती है? कौन सी अवस्था में होती है? अप्रभावी अवस्था में होती है, रिसेसिव फॉर्म में होती है, तब व्यक्ति कैसे रंग के होते हैं? श्वेत रंग के होते हैं। क्योंकि जो अप्रभावी जीन होगी, जो रिसेसिव जीन होती है, वो कभी भी क्या नहीं करती है? मेलेनिन वर्णक का संश्लेषण नहीं कर पाती है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि जब ये हेटेरो मतलब विषम युग्मजीय अवस्था में होती है ये जीन, ठीक है, तब व्यक्ति कैसे होते हैं? मुलेटो यानी मीडियम प्रकार के होते हैं, उनमें मेलेनिन वर्णक की मात्रा होती है लेकिन अधिक न होकर के मीडियम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके जो ह्यूमन स्किन कलर है वो किसका एग्जाम्पल है? पॉलीजीन। पॉलीजीन का मतलब होता है कि ऐसे जीन जो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी एक लक्षण को
एक से अधिक जीनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक से अधिक जीनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो घटना क्या कहलाती है? आपकी पॉलीजीन कहलाती है। पॉलीजीन का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन स्किन कलर, मानव त्वचा रंग। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, गेहूं के दानों का रंग। गेहूं के दानों का रंग, तो यहाँ पे जो गेहूं के दानों का रंग है, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? आपके पॉलीजीन यानी मात्रात्मक वंशागति का उदाहरण है। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, गेहूं के दानों का रंग। अब देखो गेहूं के दानों का रंग भी क्या है? पॉलीजीन। यहाँ पे जो गेहूं के दानों का जो रंग होता है वो किसी एक जीन के द्वारा प्रदर्शित न होकर के एक से अधिक जीनों के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये घटना भी किसके अंतर्गत आती है? पॉलीजीन्स के अंतर आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके संबंध में प्रयोग किया था निल्सन और एहिल नामक वैज्ञानिक ने ये प्रयोग किया था। निल्सन और एहिल नामक वैज्ञानिक ने गेहूं के दानों के ऊपर प्रयोग किया, ठीक, गेहूं के दानों के रंग के ऊपर प्रयोग किया और ये साबित कर दिया कि जो ये गेहूं के दानों का जो रंग होता है, ठीक है, वो किसी एक जीन के द्वारा प्रदर्शित न होकर के एक से अधिक जीनों के द्वारा प्रदर्शित होता है। इसे भी हम क्या कहेंगे? आपकी पॉलीजीन्स या मात्रात्मक वंशागति कहते हैं, ठीक है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? डेविएशन फॉर्म ऑफ मेंडल्स लॉ, यानी मेंडल की विचलन के, मेंडलवाद के विचलन के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा अगला टॉपिक बात करते हैं हम पैलियोट्रोपी। देखो पैलियोट्रोपी का मतलब होता है बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता, ठीक है। अब देखो बहुप्रभाविता क्या होती है? बहुप्रभाविता से तात्पर्य होता है कि जब मान लीजिए कि किसी एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उस घटना को हम पैलियोट्रोपी यानी बहुप्रभाविता कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक जीन है, ठीक है, ये एक जीन क्या करती है? एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करती है, एक से अधिक लक्षणों को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे इस घटना को हम क्या कहेंगे? पैलियोट्रोपी कहते हैं। फिर से समझो कि जब किसी एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, वो घटना क्या कहलाती है? बहुप्रभाविता कहलाती है। आप एक बात नोटिस कर लेना, हमेशा सामान्य रूप से मेंडल के नियमानुसार एक जीन के द्वारा एक लक्षण प्रदर्शित होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो एक से अधिक क्या करते हैं? लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी घटनाओं को बहुप्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे जो ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला, यहाँ पे ड्रोसोफिला फल मक्खी है, ठीक है। अब ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है कि जो सफेद आंखों का रंग उत्पन्न करने वाली जीन होती है, सफेद आंखों का रंग उत्पन्न करने वाली जो जीन होती है, ठीक है, ये जीन मान लीजिए कि होमोजाइगस अवस्था में अर्थात अप्रभावी होमोजाइगस अवस्था में मौजूद है। अप्रभावी होमोजाइगस अवस्था यानी रिसेसिव आपकी होमोजाइगस अवस्था में ये जीन मौजूद है। कुल मिलाकर के इतनी सी बात याद रखो आप तो कि ड्रोसोफिला में जो अप्रभावी समयुग्मजी जीन होती है, जो क्या करती है? सफेद आंखों का रंग उत्पन्न करती है। ये जीन यहाँ पे अप्रभावी अवस्था में क्या उत्पन्न कर रही है? आंखों का रंग सफेद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस लक्षण के साथ साथ में ये और कौन सा लक्षण उत्पन्न करती है? ये इसी ड्रोसोफिला मक्खी में पंखों की आकृति, इसके अलावा उदर की आकृति,
तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये रिसेसिव होमोजाइगस जीन होती है, यहाँ पे ये क्या करती है, इसमें सफेद आंखों का रंग उत्पन्न करने के साथ साथ में इसकी पंखों की आकृति और उदर की आकृति को भी निर्धारित करती है। तो ये एक जीन है, ठीक है ना, और ये एक जीन क्या करती है, एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे ये घटना किसके अंतर्गत आती है, आपकी पैलियोट्रोपी यानी बहुप्रभाविता होती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानव के अंदर एक जेनेटिक्स डिसऑर्डर है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। देखो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, यहां पे जो सिकल सेल एनीमिया है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अर्थात ये क्या है, एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। इसके बारे में आगे जो अगला चैप्टर चलेगा अपना उसमें विस्तृत चर्चा करें, लेकिन नॉर्मली रूप से ये भी क्या है, पेलियोट्रोपी है। कैसा है कि यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया कब होता है, जब मान लीजिए कि जो अपने ब्लड में पाए जाने वाले जो HB अणु होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, अर्थात इनकी जो नॉर्मली जो शेप और साइज होती है वो न रह करके ये इनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, अर्थात HB यानी हीमोग्लोबिन, अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं। जो हीमोग्लोबिन अणु होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे O2 का परिवहन करते हैं। याद रखना कि अपने ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन अणु होता है वो O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये बात अपने दिमाग में नोटिस कर लेना, ये कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन अणु के द्वारा ही अपने शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसके अलावा आपके विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, पोषक पदार्थ होते हैं, इसके अलावा जो अन्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, रुधिर प्लाज्मा के द्वारा परिवहन किए जाते हैं। लेकिन अपने शरीर में O2 का परिवहन केवल HB अणु यानी हीमोग्लोबिन अणु के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन अणु होते हैं, ठीक है, इनकी आकृति विकृत हो जाती है, तब कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये भी किसके कारण होता है, ये रिसेसिव जीन के कारण ही होता है। कौन से जीन के कारण होता है, रिसेसिव जीन के कारण होता है, अर्थात कह सकते हैं ये भी अप्रभावी जीन के कारण होता है। जो रिसेसिव जीन होती है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन निर्माण करने वाली जो जीन होती है वो मान लीजिए कि अप्रभावी समयुग्मजीय अवस्था में मौजूद हो, रिसेसिव अवस्था में मौजूद होती है, और कौन सी अवस्था में, समयुग्मजीय अवस्था में, ठीक है। तब क्या होते हैं, ये हीमोग्लोबिन अणु विकृत हो जाते हैं, और विकृत होकर के कैसे हो जाते हैं, हंसियाकार के हो जाते हैं। और जो विकृत हीमोग्लोबिन अणु होता है वो कभी भी क्या नहीं कर पाता है, O2 का परिवहन नहीं कर पाता है, अर्थात इस ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा पाता है। इस तरीके से जो सिकल सेल एनीमिया है वो पेलियोट्रोपी का एग्जाम्पल है। दैट्स क्लियर। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं इसके, एक तो ड्रोसोफिला होती है, ठीक है, उसके अंदर जो आंखों का रंग सफेद उत्पन्न करने वाली जो अप्रभावी जीन होती है वो उसमें सफेद आंखों का रंग उत्पन्न करने के साथ साथ क्या करती है, उसके पंखों की आकृति, उसके उदर की आकृति आदि लक्षणों को भी प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षण उत्पन्न करना क्या कहलाता है, बहुप्रभाविता कहलाता है। दैट्स ऑल। यहाँ पे ये कंप्लीटली क्या हो गया, डेविएशन फॉर्म ऑफ मेंडल्स लॉ। इसके अलावा लिंकेज, जो लिंकेज यानी सहलगनता है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे अब आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ डेविएशन फॉर्म ऑफ मेंडल्स लॉ के बारे में। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो यहाँ पे एक चीज पढ़ी है हमने सबसे पहले, अपूर्ण प्रभाविता। अब यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता का मतलब हमने पढ़ा था जब प्रभावी लक्षण का पूर्ण रूप से प्रकट न हो पाना,
ठीक है ना। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि प्रभावी लक्षण को प्रभावी लक्षण द्वारा या प्रभावी कारक द्वारा अप्रभावी कारक को पूर्ण रूप से नहीं छिपा पाना, वो क्या कहलाती है, अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है, जिसके कारण तीसरे ही प्रकार का लक्षण उत्पन्न हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखा था आपने, इसका एग्जाम्पल क्या देखा था, 4 o'clock प्लांट। क्या देखा था हमने, 4 o'clock प्लांट, जिसे मिराबिलिस जलापा पादप कहते हैं। इसके अलावा इसे स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 4 o'clock प्लांट में हमने क्या देखा था कि जब हम क्या करते हैं कि लाल पुष्पों वाले और सफ़ेद पुष्पों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, तो आपको जो संतति प्राप्त होती है फर्स्ट जनरेशन में, वो कैसी प्राप्त होती है, पिंक पुष्प वाली होती है। अर्थात जो गुलाबी फूल होते हैं वैसे गुलाबी फूलों वाली संततियाँ प्राप्त होती है। दूसरा जो पढ़ा था हमने, कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सहप्रभाविता, ठीक है। अब सहप्रभाविता का मतलब क्या पढ़ा था कि जब मान लीजिए आपके जो डोमिनेंट यानी जो प्रभावी और रिसेसिव दोनों फैक्टर ही क्या करते हैं, अपना सहयोग देते हैं, किसमें, F1 जनरेशन में। या फिर ऐसा बोल सकते हैं जब आपके प्रभावी अप्रभावी दोनों कारक फर्स्ट जनरेशन में अपना सहयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सहप्रभाविता। इसका एग्जाम्पल देखा था कि जो स्किन कलर इन कैटल, अर्थात पशुओं के अंदर या मवेशी के अंदर त्वचा का रंग। तीसरी जो चीज पढ़ी थी हमने, मल्टीपल एलील, बहु युग्म विकल्पी। अब यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक पढ़ा था हमने मल्टीपल एलील के बारे में। अब मल्टीपल एलील का सबसे अच्छा उदाहरण लिया था हमने, क्या, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मल्टीपल एलील है उसमें क्या पढ़ा था कि सामान्यतः एक जीन के 2 ही युग्म विकल्प होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब मान लीजिए एक जीन के 2 से अधिक युग्म विकल्प एलील्स मौजूद हो तो वो आपका क्या कहलाता है, मल्टीपल एलील। 4 नंबर पे हमने पढ़ा था लेथल जीन। अब लेथल जीन जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लेथल जीन का मतलब होता है कि ऐसे जीन जो क्या करते हैं, लक्षण प्रदर्शित करने के साथ साथ जीवों की जीवन क्षमता को भी नष्ट करते हैं, वो आपके लेथल जीन पढ़े थे हमने। इसका एग्जाम्पल पढ़ा था चूहों में त्वचा रंग। इसके अलावा अगला हमने पढ़ा था पॉलीजीन, और पॉलीजीन का मतलब होता है कि जब मान लीजिए कि किसी एक लक्षण को एक से अधिक जीन, किसी एक लक्षण को एक से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो घटना क्या कहलाती है, पॉलीजीन्स कहलाती है। इसके एग्जाम्पल पढ़े थे स्किन कलर, इन ह्यूमन, ठीक है। इसके अलावा हमने गेहूं में दानों का रंग है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और एक जो हमने लास्ट में पढ़ा है वो आपका पेलियोट्रोपी यानी बहुप्रभाविता। और बहुप्रभाविता का मतलब होता है कि जब मान लीजिए कि एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है, वो घटना क्या कहलाती है, आपकी बहुप्रभाविता कहलाती है। इसका एग्जाम्पल पढ़ा था आपने जो ड्रोसोफिला में आंखों का रंग है, आई कलर, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हमने यहाँ पे किसके अंतर्गत पढ़ी है, डेविएशन फॉर्म ऑफ मेंडल्स लॉ, अर्थात ये मेंडलवाद के विचलन है। अर्थात इन सभी घटनाओं में मेंडल के वंशागति के नियम लागू नहीं है, ये उनके जस्ट अपोजिट है, इनके विपरीत है। क्योंकि मेंडल्स लॉ के अनुसार हमेशा ये घटना थी कि सामान्यतः एक जो जीन होता है उसके 2 एलील होते हैं,
ठीक है ना। इसके अलावा एक जीन के द्वारा एक ही फंक्शन होता है या एक ही लक्षण प्रकट होता है। ये सारी जो रूल्स थे वो किसके थे, मेंडलवाद के थे। मेंडल के वाद के अनुसार क्या था, सामान्यतः एक जीन के द्वारा एक ही लक्षण को नियंत्रित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, और एक जीन के दो ही एलील्स होते हैं। ये सारी घटनाएं किसके अंतर्गत की, मेंडल के द्वारा। इसके अलावा मेंडल के अनुसार ये भी था कि प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन में हमेशा प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पे कुछ अपनी प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिन पर ये मेंडलवाद लागू नहीं होता, ठीक है, जो इनके अपोजिट है। तो ये हो गया आपके मेंडलवाद के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो मेंडल के द्वारा वंशागति प्रयोग थे और उसके विचलन के बारे में कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगला जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपना सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि किस प्रकार से मेल या फीमेल संतति बनती है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आपके किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।